हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लिंक एपिसोड 16 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं दाइन दर्द में तड़प रही है और उसे यहाँ पता चलता है कि वो और गेहून एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और उन दोनों में क्या लिंक है। एक्चुअली बचपन में गेहंग से किए गए वादे की वजह से वो गेहून के इमोशन को सेंस कर पाती थी और गेहून की बहन के वादे ने ही इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली दाइन की मेमोरी लॉस हो जाने के कारण वो गेहून को कुछ नहीं बता पाई थी। लेकिन जब उसे याद आता है तो वो दर्द की परवाह ना करके पहले गेहंग से किए गए अपने वादे को पूरा करती है और वो गेहून को सब कुछ बता देती है। अपनी बहन के वादे के बारे में जान के गेहून बहुत रिग्रेट कर रहा होता है कि वो उस रात उसके साथ क्यों नहीं था। वो अपनी बहन को याद करके बहुत रोता है और अपनी बहन की बातों को सोच रहा है जो उसने दाइन से कहा था। गेहंग कहती है, ओपा याद रखना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सही में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं रोओगे। ये सारी बातों के बारे में सोच के गेहून और ज़्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में वॉन्टक और टीम फिशरमैन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं और पुलिस चीफ अपने दोस्त ऑफिसर जंगो के बारे में सोचकर उदास हो रहे हैं। ऑफिसर जंगो के बारे में पता लगने के बाद वो भाग के फिशरमैन के प्लेस पर जाते हैं। वो वहाँ ऑफिसर जंगो को चारों तरफ ढूंढते हैं। जब वो स्टोरेज रूम को लॉक देखते हैं तो उसे ब्रेक करके अंदर जाते हैं और वो अंदर का नज़ारा देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि ऑफिसर जंगो की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई है और वो घायल अवस्था में है। यहाँ देख के साफ पता चल रहा होता है कि उस फिशरमैन ने अपने ही दोस्त ऑफिसर जंगो को मार दिया है। ऑफिसर जंगो को ऐसे देख के पुलिस चीफ रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। वो इमोशनल होके ऑफिसर जंगो को मारने लगते हैं कि उठ जाओ और बहुत रोते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जब पुलिस चीफ का आंसू उन पे गिरता है वैसे ही ऑफिसर जंगो को होश आता है और वो अपनी आंखें खोलते हैं। गाइस, इस सीन को देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मुझे लगा कि ऑफिसर जंगो को फिशरमैन ने मार दिया है, बट लकली वो जिंदा होते हैं। बैक टू द स्टोरी। होश में आते ही ऑफिसर जंगो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे सारे आंसू मेरे पे गिर रहे हैं। ये सुन के पुलिस चीफ की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। फाइनली उनकी जान में जान आती है। वो ऑफिसर जंगो को खुश होकर इतनी तेज़ से हक करते हैं कि उन्हें सफोकेशन फील होने लगता है। ऑफिसर जंगो कहते हैं कि अब मुझे मार ही डालोगे क्या। यहाँ इन दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में जाती है जहाँ दाइन की मदर और दादी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए हैं। जब भी वहाँ गेहून आता है, दाइन की मदर बताती हैं कि दाइन खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसका सर्जरी करना होगा। वो कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अब वो बिल्कुल सही है। ये सुन के गेहून को राहत की सांस मिलती है और इन सब के लिए वो दाइन की मदर से माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी मदर बदले में उसको थैंक यू बोलती हैं कि वो उस वक्त दाइन के साथ था और उसे सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हैं। कुछ टाइम बाद दाइन को ऑपरेशन थिएटर से जनरल वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां मदर और दादी और गेहून उसका ख्याल रखते हैं। कुछ पल के लिए वो होश में आती है तो गेहून को अपने पास बैठे हुए देखती है, लेकिन फिर बेहोश हो जाती है। गेहून उसके फॉरहेड पे किस करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत दिन निकल गया है, लेकिन दाइन होश में नहीं आ रही है, जिससे उसकी मदर और दादी को टेंशन होने लगती है। नर्स कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम देखते हैं कि जब तक दाइन होश में नहीं आई हुई थी तब तक बहुत कुछ बदल गया होता है। हम मार्केट को देखते हैं जहाँ फिशरमैन का शॉप अब बिल्कुल खाली दिखाई देता है। आस पड़ोस के सभी लोगों को पता चल गया होता है कि फिशरमैन ने उस साइको को मार के रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा था और सोसाइटी में र्यूमर फैल गया होता है कि उसी फिशरमैन ने गेहून की बहन को भी कई साल पहले मारा था, लेकिन उस फिशरमैन ने अभी तक कुछ भी कन्फेस नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन्टक के फादर को देखते हैं जो अपने जंक यार्ड्स में कुछ बॉक्सेस उठा के रख रहे थे। यहाँ हम वॉन्टक को देखते हैं जो अपने फादर को मर्डर समझता था। अब वो सब कुछ भुला के अपने फादर से मिलने आया है और उनके लिए गिफ्ट में शूज़ भी लाता है और उनके काम में हाथ भी बटा रहा है। ये सब देख के वॉन्टक के फादर बहुत इमोशनल और खुश दिखते हैं। गेहून भी अपनी मदर को सच बता देता है कि अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी वॉलेट को अपनी मदर को देता है और वो माफ़ी मांगता है कि उसने ये सब पहले नहीं बताया। गेहून की मदर उस पर्स को देखती हैं जहाँ गेहून के फादर ने अपनी फैमिली फ़ोटो और गेहून की मदर की फ़ोटो रखी हुई थी और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखती। अब दाइन होश में आ जाती है और यहाँ गेहून और दाइन दोनों रियलाइज़ करते हैं कि अब वो एक दूसरे के इमोशंस को सेंस नहीं कर पा रहे हैं।
एक्चुअली यहाँ होता ये है कि जब दाइन ने गेहुन को उसकी बहन के वादे के बारे में बताया था तो उसका गेयंग से किया गया वादा पूरा हो गया और जिस कारण अब दोनों के बीच में लिंक भी खत्म हो गया, क्योंकि गेयंग का वादा ही था जो इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा था। अब हम दाइन को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई होती है। दाइन कहती है कि अब मुझे लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। ये सुन के मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ बस तुम ऐसे ही सही सलामत रहो, जिससे दोनों इमोशनल हो जाती हैं। ये देख के दादी को बहुत खुशी मिलती है कि अब सब कुछ ठीक है। जब भी दाइन कहती है कि आप मेरे लिए वेजिटेबल्स बना के बैठी हैं, क्या आप मेरे लिए मीट नहीं बना सकती थी, जिससे उसकी मदर उस पर गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे हेल्थ के लिए यही सब सही है। दादी ये सब देख के सोचती हैं कि ये दोनों कभी नहीं सुधर सकती हैं। कुछ देर बाद मदर कहती हैं कि शायद तुम्हें अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए ताकि तुम अच्छी जॉब ले लो और जिससे तुम अपने लिए मीट भी खरीद सकती हो। ये सुन के दाइन कहती है कि बिल्कुल मैं आज से ही स्टडी करूँगी। बट हमें एज ऑडियंस पता था कि उसका कितना मन कर रहा है पढ़ाई करने का, इसलिए वो अपने पेट पर हाथ रख के बोलती है कि बहुत दर्द हो रहा है। ये देख के मदर कहती है कि शायद तुम्हें चाकू किसी और जगह पे लगी थी और यहाँ दाइन का पोपट हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद दाइन स्टडी के लिए जा रही होती है, जहाँ वो गेहुन के रेस्टोरेंट को देखती है और उसे अनलॉक करके अंदर जाती है। वहाँ सब कुछ खाली देख के दाइन को बहुत बेकार लग रहा होता है। उसे याद आता है कि उसकी दादी ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी की याद आ रही हो तो आंख बंद करके उसकी पिक्चर अपने दिमाग में इमेजिन करने लगना। वो वैसा ही करती है, आंख बंद करके गेहुन के साथ स्पेंड किए सारे मोमेंट्स को इमेजिन करने लगती है कि वो दोनों कैसे रहा करते थे और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब वो आंखें खोलती है तो फिर उदास हो जाती है और वो गेहुन को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है। और जब भी वो गेहुन को रेस्टोरेंट में आते देखती है, जो उसे आके कहता है कि तुम भूखी होगी ना, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। ये सब दाइन का बस एक इमेजिनेशन होता है। एक्चुअली जब भी वो दाइन को मिस करती है उसको इमेजिन करने लगती है। वो इमेजिन करती है कि अब वो दोनों एक साथ हो गए हैं। अगले दिन वो स्टडी करने जा ही रही होती है कि रास्ते में अचानक से बारिश आ जाती है और जिससे बचने के लिए वो एक प्लेस पे जाके बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो किसी आदमी को अपने पास आते देखती है जो गेहुन ही होता है। वो उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आया हुआ होता है। गेहुन को वहाँ पे देख के बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि सही में क्या उसके पास है वो, या बस वो इमेजिन कर रही है। उसे अपना इमेजिनेशन समझ के उसके साथ जाने लगती है, लेकिन जब उसको फील होता है कि बारिश की बूंदें उस पर नहीं गिर रही हैं तो वो उसको टच करके देखती है, जिससे उसको पता चलता है कि रियल में गेहुन उसी के पास है। वो वहाँ से जाने लगती है तो गेहुन उसे रोकता है और कहता है कि तुम भीग जाओगी। ये सुनकर वो उससे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह थी तो तुम 1 महीने से कहाँ गायब थे। गेहुन उसे सॉरी बोलता है, लेकिन दाइन को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो कहती है कि तुम सॉरी मत बोलो। और वो उसे बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है ना, तो क्या सही है हमारा इस तरीके से मिलना। ये सब सुन के गेहुन बोलता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता हूँ। वो कहता है कि आई नो हम दोनों एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, लेकिन एक चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, दाइन के बिना अपनी लाइफ जीना। ये सुन के वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कहती है इसका मतलब तुम मेरे साथ दोबारा से आना चाहते हो, जिससे वो हाँ बोलता है, लेकिन हिचकिचाते हुए ये भी कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो। ये सुन के दाइन उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि अगर मैं नहीं चाहूँगी तो तुम गिव अप कर दोगे। ये सुन के गेहुन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। दाइन कहती है कि तुम चाहते हो कि हम एक साथ आ जाएं, तो इसके लिए तुम्हें मेरा दिल जीतना पड़ेगा, और ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। ये सुन के गेहुन हैरान हो जाता है और वो उसके पीछे भागता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसका दिल अभी जीत सकता है। दाइन को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। वैसे ही गेहुन दाइन को किस करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दादी अलमारी से कुछ निकाल रही होती हैं। दाइन की मदर पूछती है कि क्या वो कहीं पे जा रही हैं। ये सुन के दादी हाँ बोलती हैं और इसके बाद उन्हें हम एक रेस्टोरेंट में किसी का वेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने साथ पैसे लेकर भी आई थी। वैसे ही एक आदमी आता है और उन्हें मदर कह के बुलाता है, जिससे हम ऑडियंस जान पाते हैं कि ये दाइन के फादर हैं। वो पैसे वो दाइन के फादर को देती है। दाइन के फादर दाइन के बारे में पूछते हैं कि वो कैसी है, जिससे दादी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो बोलते हैं कि दाइन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। दादी कहती है कि तुम भी तो मिल सकते हो उससे, जिससे वो बताते हैं कि आपको पता तो है मुझे वहाँ आना अलाउ नहीं है। यहाँ पता चलता है कि दाइन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और दाइन के फादर ने दूसरी शादी कर ली है। फादर दादी से कहते हैं कि वो उनके पास आकर क्यों नहीं रहती है।
उनका डिवोर्स 20 साल पहले ही हो गया है और वो अपने बेटे को छोड़कर उसके साथ रह रही हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि अब वो उनकी डॉटर इन लॉ नहीं है। यहाँ दादी मन में कहती है कि सब उनकी गलती थी, उनका बेटा दायन के मदर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, फिर भी इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं बोला। वो दायन की मदर के बारे में सोच रही होती हैं कि अच्छा किया तुमने जो तुम खुद मेरे बेटे से अलग हो गई। रास्ते में आते टाइम दादी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब दायन मिसिंग हो गई थी और दायन की मदर पागलों की तरह दायन को ढूंढ रही थी और उस इंसिडेंट के बाद दायन सब कुछ भूल गई थी। जब से दादी ने डिसाइड कर लिया कि वो उसकी नानी बनके हमेशा दायन के साथ ही रहेंगी। दूसरी साइड हम दायन की मदर को देखते हैं जो दादी का बस स्टॉप पे वेट कर रही हैं। बहुत टाइम तक वेट करने के बाद बहुत सारी बसेस निकल जाती हैं और जिससे दायन की मदर टेंशन में आ जाती हैं क्योंकि उनको पता था कि दादी अपने बेटे से मिलने जाया करती हैं। वो अब घबरा गई होती हैं कि कहीं दादी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर अपने बेटे के पास तो नहीं चली। वैसे ही वो दादी को बस से उतरते हुए देखती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दादी कहती हैं कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी, जिससे वो कहती है नहीं, मैं तो बस यहीं पे आसपास घूम रही थी। लेकिन दादी को दायन के मदर के बारे में सब कुछ पता था। जब वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कोई आदमी स्मोक करते हुए जा रहा होता है और वो धुआं दायन के मदर के पास रिलीज़ कर देता है, जिससे वो गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं कि तुम स्मोक एरिया में जाके स्मोक नहीं कर सकते हो। ये सुन के आदमी उनके पास आता है और जिससे दायन की मदर उसको गुस्से में देखती हैं और इसके बाद वो दोनों वहाँ से तेज़ से भागती हैं। यहाँ तो लग रहा था कि जैसे वो उसको मारेंगी, पर यहाँ पे दोनों भाग जाती हैं। दूसरी साइड देखते हैं गेहून और टीम दोबारा अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए उसी सोसाइटी में आ गई हैं। ये देख के दायन बहुत खुश हो जाती है और वो गेहून के नाम को पुकारते हुए उसकी तरफ भागती है। इधर गेहून अपनी बाहें खोले देखता रह जाता है क्योंकि दायन भाग के उस डॉग के पास जाती है जिसका नाम दायन ने गेहून ही रखा था और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इसके बाद वो भाग के युंगजंग को गले लगाने जाती है और वो दोनों बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यहाँ गेहून सोचता है कि चलो अब तो मेरे पास आएगी, लेकिन दोबारा इसका पोपट हो जाता है जब वो दोनों भाग के वापस डॉग के पास ही जाती हैं। यहाँ बेचारा गेहून हंसते हुए अपने दोस्त को बोलता है कि शायद वो उस गेहून को हम दोनों से ज़्यादा पसंद करती हैं। इसके बाद सारे रेस्टोरेंट में आते हैं और सामान शिफ्ट करते हैं क्योंकि अब वो फाइनली अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने वाले थे। नेक्स्ट सीन में दायन गेहून के साथ सेल्फी ले रही होती है और वो गेहून को सही से स्माइल करना और सही से पोज बनाने को बोल रही होती है। बेचारा गेहून को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वो दायन की खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। सेल्फी लेने के बाद गेहून से कहती है कि हमें कौन सी पिक को पोस्ट करनी चाहिए। बेचारा गेहून कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सारी फ़ोटोज़ ही सिमिलर दिख रही होती हैं। वो डरते डरते एक पिक चूज़ करता है, लेकिन उसमें दायन और गेहून दोनों की आंखें बंद होती है, जिससे वो उसकी तरफ गुस्से में स्माइल करते हुए देखती है और वो स्माइल को देखकर डर जाता है। बाद में गेहून अपने दोस्त को बताता है कि अब वो दायन के इमोशंस को सेंस नहीं कर पा रहा है और मुझे देखकर वो स्माइल कर रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे गुस्सा है या खुश है। वो बताता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है या मुझसे दूर होना चाहती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से दोनों लाइन में अंदर जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं। गेहून कहता है कि कितना अच्छा है ना डिलीशियस फूड के लिए ऐसे लाइन में वेट करना। ये सुन के दायन कहती है हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है ऐसे गर्मी में वेट करना, और फिर अपने गुस्से वाले स्माइल से बोलती है सही में हाउ नाइस, जिससे बेचारे गेहून का मुंह बन जाता है। बट एक्चुअल में दायन उसे बस परेशान कर रही होती है जस्ट फॉर फन। ये सुन के गेहून हाथ से पंखा करने लगता है, जिसे दायन कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जिससे वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में आके फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। दायन को फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो गेहून को थैंक यू बोलती है। गेहून साइड में बैठे एक कपल को देखता है जहाँ लड़की अपने बीएफ को अपने हाथों से कुछ खिला रही होती है, बिल्कुल लवी डबी टाइप में। गेहून कहता है कितना अजीब है ऐसे पब्लिक में करना, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जब भी वो देखता है कि दायन भी उसे ऐसे ही चॉपस्टिक से खिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, जिससे वो बेचारा बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। दायन रियलाइज़ करती है कि शायद वो नहीं खाना चाहता है, तो वो खुद खाने जा रही होती है। जब भी गेहून कहता है मैं खाऊंगा ना, बिल्कुल खाऊंगा, मैंने तो पब्लिक में तुम्हें किस भी किया था, मैं किसी चीज़ से भी नहीं डरता हूँ, चलो खिलाओ, जिससे दायन एक्साइटेड होकर उसे खिलाती है। यहाँ बेचारा गेहून बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड ज़्यादा दिख रहा होता है क्योंकि वो दायन से बहुत डर रहा होता है।
वो मन में सोचता है कि ये एक टाइम पे इतनी डरावनी कैसे बन जाती है, लेकिन दूसरी साइड वो बहुत प्यारी भी दिख रही होती है। बेचारा गेहूं सारी बात अपने दोस्त से बता रहा होता है और कहता है कि सही में डेटिंग कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट डे हम तीनों गर्ल्स दाइन, हवांग और इंजंग को बाहर रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ दाइन बताती है कि जब से गेहूं और उसका लिंक ख़त्म हुआ है उन दोनों में अब कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है। वो एक दिन का इंसिडेंट बताती है जब वो दोनों कोरेको रूम में गए थे और गेहूं ने कहा था कि उसे पब्लिक में गाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसने सारा सॉन्ग गाया जो वो चाहती थी। यहाँ तीनों गॉसिप कर रही होती हैं, जहाँ दाइन हवांग से वॉन्टक के बारे में पूछती है। वैसे ही सीन शिफ्ट होता है और हम वॉन्टक को देखते हैं जो हवांग से मिलने आ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को रास्ते में देखकर भागते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो सबसे छुपाकर डेटिंग कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में उनके सीनियर्स को इनके डेटिंग के बारे में पता चले, क्योंकि इससे उन दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों रास्ते पर एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हुए जा रहे होते हैं और हवांग वॉन्टक को किस करती है। और इसके बाद हम उन दोनों के पीछे उनके ही डिपार्टमेंट के 2 पुलिस वाले को देखते हैं, जहाँ एक पुलिस वाला कहता है कि क्या हवांग उसे डेट कर रही है। एक्चुअली वो भी हवांग को पसंद करता था। वो रोते हुए कहता है कि तुम खुश रहना हवांग। दूसरे पुलिस वाले को समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। इसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ ऑफिसर जंग को फिशरमैन से मिलने आए होते हैं और वो उसका हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं कि वो गेंग के बारे में बताए कि वो कहाँ है। इसके बदले वो जो चाहता है वो उसके लिए करेंगे, लेकिन वो फिशरमैन उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। सो फ्रेंड्स, एपिसोड 16 का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और आप नेक्स्ट पार्ट के लिए भी डिमांड करते हैं, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मुझे ऐसे मोटिवेशन मिले और मैं जल्द से जल्द आप सबके लिए वीडियोस प्रोवाइड किया करूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स इट्स फॉर टुडे।